हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक टैक्टिक पर बात करेंगे जिसके थ्रू काफ़ी हद तक आप अपने आप को प्रेशर से बाहर ला सकते हो और दूसरी पार्टी को ये सोचने पे मजबूर कर सकते हो कि उसे रीजनेबल सेटलमेंट कर लेना चाहिए। इस प्रकार के कई सारे मामले पहले भी आए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है और कुछ चीज़ें आपको समझानी बहुत ही ज़रूरी हैं। तभी आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से सामने वाली पार्टी को आप रीजनेबल अमाउंट पर सेटलमेंट के लिए रेडी कर सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के मेंबर्स बनने हेतु होम पेज पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, समय समय पर हम मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करते रहते हैं। आज रात को लगभग 9:30 बजे मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो जो भी लोग अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पूछना चाहते हैं, जो भी चैनल के मेंबर्स हैं, वो रेडी रह सकते हैं और 9:30 बजे अपने क्वेश्चन क्वेरीज पूछ सकते हैं। अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखो, एक चीज़ क्लियर है कि जब वैवाहिक विवाद होते हैं तो पति के ऊपर मल्टीपल केसेज होते हैं। इन मल्टीपल केसेज में मोस्टली मेंटेनेंस का केस जो 144 BNSS में होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस और इसके अतिरिक्त 498 केस जिसका नया नाम 85 BNS है। ये तीन केस तो आप ये मान के चलिए कि 90% मामलों में आते ही आते हैं। अब चूंकि पहले से आपको लीगल नॉलेज नहीं होती, तो जब पत्नी आपके घर से गई होती है सब सामान वगैरह लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं कई बार उस समय होती हैं, तो उस समय आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। ना तो कोई पुलिस कंप्लेंट होती है, अगर कोई मार पिटाई हुई होती है उसका मेडिकल नहीं होता है, और समय भी कई बार काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका होता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल सेपरेशन को हो चुके हैं। तो इसलिए 2.5 साल, 3 साल पहले की घटना, वो भी ऐसी जिसका हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना तो मेडिकल है ना पुलिस कंप्लेंट है, उसके आधार पर कोई भी केसेज उनके ऊपर बन नहीं पाता। आप लोग कई बार कहते हैं सर हमारे क्या अधिकार है, उस समय ऐसा हुआ था, हम क्या कर सकते हैं। आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली आपके पास कुछ होता नहीं है, और अगर आप ऐसे बिना उसके जाते हैं तो केसेज आगे जाके डिसमिस हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता। अब ऐसे में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें कई बार हमने देखा जब लड़की फंसा हुआ महसूस करती है तो अपने केस तक में आना बंद कर देती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पास सेटलमेंट के प्रपोजल आने लगते हैं और कई बार आपके मुताबिक सेटलमेंट हो जाते हैं। दोस्तों, ये चीज़ है परजरी। ये वर्ड तो सबने सुना होगा, परजरी, लेकिन जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। देखो, 144 BNSS का केस जिसके अंतर्गत पत्नी अपनी स्टोरी लिखती है और जब अपना एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट देती है तो गलतियां भी कई बार करती है। कई बार अपनी जॉब छुपाती है, कई बार अपनी प्रॉपर्टी छुपाती है, कई बार अपनी FD छुपाती है, और भी कई चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं। अब इस केस के अंतर्गत आप परजरी फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंक्रीट कुछ है तो शुरू में ही परजरी फाइल कर दीजिए, अदरवाइज लड़की के क्रॉस के बाद आप परजरी फाइल कर सकते हैं। क्रॉस में कुछ ना कुछ निकल के ऐसा आ ही जाता है जिससे परजरी बन जाए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आपके ऊपर जो दूसरा केस चल रहा है DV एक्ट, उसके अंतर्गत भी लड़की अपने बयान देती है, अपना एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट देती है, वहां पर भी वो सेम चीज़ें करती है। जो चीज़ एक जगह करेगी वही ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट दूसरी जगह भी होता है। आप भी वही कीजिए, जो आपने वहां किया वही आप यहां भी कीजिए। यानी जो आपने 144 BNSS में परजरी लगाई है वैसी ही परजरी एक DV एक्ट के केस में भी लगा दीजिए। 2 परजरी के केस हो गए उसके ऊपर, एक 144 में हो गया और एक आपका यहां पर हो गया, किसमें, DV एक्ट में। अब इसके अतिरिक्त आपके ऊपर तीसरा केस भी चल रहा है जिसमें FIR दर्ज है 85 BNS। वहां भी पत्नी काफी झूठ बोलती है और सबसे पहले विटनेस जो होता है वो पत्नी का ही होता है। उस क्रॉस में भी काफी कुछ निकल के आ जाता है, उसके बाद पूरा ट्रायल आगे पड़ा होता है, तो यहां भी आप उसके ऊपर परजरी फाइल कर सकते हैं। यानी ये 3 केस हैं, तीनों केस में ही आप उसके ऊपर परजरी फाइल कर सकते हैं। अब आपके लिए प्लस पॉइंट यह है कि पत्नी का अधिकतर जो वर्जन होता है वो ये होता है कि जो 144 में लिखा वही कॉपी पेस्ट DV में और वही कॉपी पेस्ट FIR में। अब चूंकि वही कॉपी पेस्ट है तो वही सारी चीजें बनेंगी और उन्हीं सब चीजों के एविडेंस आपके हर केस में काम आएंगे। तो 3 डिफरेंट परजरी के केस आप फाइल कर दीजिए। जब परजरी का केस आगे बढ़ता है और किसी एक में भी एडवर्स ऑर्डर हो गया तो वो अपने आप ही सेटलमेंट पर आ जाएगी। कोई भी नहीं चाहेगा उसके खिलाफ परजरी का केस चले, मुकदमा चले। चूंकि आप सिर्फ डिफेंस करते रहते हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, इसीलिए सारी चीज़ें होती। कई बार होता है कि भाई ठीक है एक परजरी का केस डाल दिया, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं होता। वो भी तो आपके ऊपर 3-3, 4-4 केसेस चला रहे हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि वो सारा झूठे चला रहे हैं तो उसके बेस पे उतनी परजरी आपकी तरफ से भी तो बनती है, तो वो आप करवा दीजिए। जब आप करवाएंगे, चलाएंगे,
जो व्यक्ति गलत है वो एक स्टेज पे आके घबराएगा और आपसे सेटलमेंट की पेशकश करेगा। उस समय पे आप अच्छा निगोशिएशन कर सकते हैं। यदि आपकी तरफ से कुछ भी नहीं है तो सेटलमेंट में वो मुंह मांगा चाहेंगे और निगोशिएशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिस कारण से आपका सेटलमेंट हो ही नहीं पाता और आप सालों साल इसमें लड़ते रहते हो, भटकते रहते हो। अब ये परजरी की जो मैंने आपको बात बताई कि 3 परजरी के केस तो आप कर ही सकते हैं, इसके अतिरिक्त भी यदि आपके पास कोई मटेरियल एविडेंस है या बाद में आता है तो उनके आधार पे भी आप किसी अच्छे वकील से सलाह लेकर के उनके ऊपर केसेज बना सकते हो, अपने लीगल अधिकारों का उपयोग कर सकते हो और इन सब चीज़ों से ओवरऑल मिला जुला करके उन पर इतना दबाव आएगा कि आपका सेटलमेंट हो जाएगा। यदि आप फाइट करना चाहते हैं तो आपको अपने लीगल अधिकारों का उपयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। 10 साल लड़के भी छुटकारा नहीं मिलता, तमाम ऐसे केसेस चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी बात अच्छे से समझे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।